नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में समास और उसके भेद पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। समास। सबसे पहले देखिए बेटा कि समास हम कहते किसे हैं, समास का अर्थ क्या होता है। तो बेटा, समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक है। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, उस परिक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया, यानी कि दो शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनाया तो बेटा छोटा कर दिया शब्द को, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, इस प्रक्रिया को हमने समास कहा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राजकुमार, यानी कि राजा का कुमार, कुमार मतलब पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। ऐसे ही भरपेट, यानी कि पेट भर के, यानी कि उसने पेट भर के इतना कुछ खाया कि उसका पेट भर गया। समझ में आ गया बेटा। देखिए यहाँ पेट भर के तीन शब्दों को मिलाकर इन्होंने एक शब्द बनाया हुआ है भरपेट। वैसे ही राजा का पुत्र, यहाँ भी तीन को मिलाकर इन्होंने एक शब्द बनाया हुआ है राजकुमार। ऐसे ही तो बेटा समझ में आया, क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। और समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं। सबसे पहला समास हमने कौन सा बताया था, अव्ययी भाव समास। देखिए बेटा, ये अव्ययी, पहला शब्द क्या है इसमें, अव्ययी, यानी कि ए प्लस व्यय, मतलब जिसका खर्च, व्यय मतलब खर्च होना, और यदि इसमें अ उपसर्ग लग गया मतलब खर्च नहीं होता। मतलब ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारण कारक के अनुसार कोई फर्क ना पड़े, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास, यानी कि इस समास में जो पहला पद होगा वो शब्द अव्यय होगा, यानी कि ऐसा ऐसा पद होगा वो पहला जिसमें लिंग वचन क्रिया आदि के प्रभाव का कोई फर्क ना पड़ता हो। वो शब्द जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा कोई अविकारी शब्द अथवा कोई उपसर्ग हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, पहले बेटा ये बात समझ लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आजीवन। अब यदि हम लिखें आ प्लस जीवन, अब एक बात समझिए बेटा, इसमें क्या लिखा है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, कोई अविकारी, ये देखिए बेटा अविकारी है, आ का हमेशा हर परिस्थिति में आ ही लगाना है। इसके साथ आप क्रिया कोई सी लगा लो, वचन कोई सा लगा लो, लिंग कोई सा लगा लो, आ का आ ही रहना है। तो ये अविकारी शब्द है जिसमें कभी भी विकार नहीं आता, मतलब विकार मतलब परिवर्तन नहीं आता है। अथवा कोई उपसर्ग हो, ये देखिए बेटा, ये जीवन शब्द था, जीवन के आगे हमने आ उपसर्ग लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आजीवन। वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो आजीवन में कौन सा समास होगा बेटा, अव्ययी भाव समास। ये पहचानने का सीधा सा तरीका है कि जब भी आपके सामने कोई शब्द आएगा, आप उसे देख लेंगे कि उस वो दो पदों से मिलके तो नहीं बना है। अब यहाँ देखिए, ये पहला पद क्या हो गया, पूर्व पद, और दूसरा शब्द क्या हो गया जिसे आप पद कहते हैं, उत्तर पद। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। पहला जो शब्द हुआ, पहला जो पद हुआ वो पूर्व पद, और जो दूसरा हुआ वो उत्तर पद। ठीक है। ऐसे ही देखिए, आजीवन, जीवन के अंत तक। यदि हमने जीवन कहा तो जीवन का पता नहीं कौन सा हिस्सा, लेकिन यदि हमने आ लगा दिया तो जीवन के अंत तक। आमरण, मृत्यु के अंत तक। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोज रोज। देखिए बेटा, प्रतिदिन में भी लगा हुआ है ना, इसमें देखिए आमरण, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिदिन में प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन में क्या उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और ये हमेशा प्रति का प्रति ही रहता है। प्रतिपद लगा दो, प्रतिदिन इसमें लगा हुआ है, प्रति रात लगा दो। आप प्रति को जहां भी लगाएंगे वो लिंग वचन कारण कारक के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, क्रिया के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होगा, प्रति का प्रति ही रहेगा। और देखिए, पहला शब्द अवयव है, यथाशक्ति, यथा का यथा ही रहेगा, यथाशक्ति, यथाचित, यथोचित, आप कुछ भी लगा दो। तीसरा शब्द देखिए बेटा, यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है और प्लस शक्ति शब्द है, यथा प्लस शक्ति। शक्ति अपने आप में शब्द था, और यदि हमने इसके आगे यथा लगा दिया, यानी कि शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन में देखिए,
प्रति प्लस दिन। ये देखिए बेटा, इसमें भी पहला पद उपसर्ग है, दूसरा पद शब्द, इसमें भी पहला उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी पहले उपसर्ग लगा हुआ है। आमरण, ये देखिए आ प्लस मरण। तो यानी कि जब भी आपके एग्जाम में आपको अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए आएगा, तो आप उसमें देखेंगे कि क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसमें उपसर्ग देखेंगे कि इसमें उपसर्ग तो नहीं लगा हुआ। यदि उसमें बेटा उपसर्ग लगा हुआ है और वो अविकारी है, तो आप उसे कौन सा समास लगाएंगे, अव्ययी भाव समास। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा कभी कभी 1 नंबर का, कि वो कौन सा समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है और वो अविकारी होता है, तो आप क्या लगाएंगे उसे, अव्ययी भाव समास। चलिए आगे चलते हैं बेटा। दूसरा समास है बेटा आपका तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास में हमने क्या पढ़ा, अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा जिस समास का पहला पद प्रधान हो। ये कौन सा है, तत्पुरुष, यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए रसोई घर, देखिए बेटा ये रसोई है, घर, ये इसमें पूर्व पद हो गया, सॉरी, ये इसमें पूर्व पद हो गया और ये इसमें उत्तर पद हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें लिख रहा है जहां उत्तर पद प्रधान होता है। ये देखिए बेटा घर अपने आप में एक घर है, पूरा घर है, लेकिन यदि हमने इसमें रसोई लगा दी तो वो स्थान जहां खाना बनाया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। वैसे ही देखिए गंगा जल, जल हर पानी को जल बोल सकते हैं हम, पीने वाले पानी को आप जल बोल सकते हैं, लेकिन यदि हमने गंगा लगा दिया तो हमने क्या कर दिया, हमने बता दिया कि इस जल का संबंध गंगा से, ये गंगा जी से आया हुआ जल है। देखिए ऐसे ही राजपुरुष यानी कि राजा का पुत्र, राजा के पुत्र को हम क्या कहते हैं, राजपुत्र। तीसरा देखिए बेटा राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, राजा के पुत्र को हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ क्या कहा इसे, राजपुत्र। देखिए बेटा ये जो इसमें का लगाए के लगाए, ये बेटा विभक्तियां होती हैं। जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक की 6 विभक्तियां होती हैं। देखिए रसोई के लिए घर, गंगा का जल, जल से गंगा का संबंध बता दिया गया, राजा का पुत्र से संबंध बता दिया गया, पुत्र से राजा का संबंध बता दिया गया। वैसे ही बताया गया कि राजा इस राजकुमार का, ये जो व्यक्ति है, जो लड़का है, इसका पिता है, और ये लड़का इसका पुत्र है, यानी कि राजा का पुत्र क्या होगा, राजपुत्र। तो बेटा यहाँ तत्पुरुष समास होगा, हमेशा याद रखना, जहां पे भी के लिए का विभक्तियों को बीच में आ जाना, जहां विभक्तियां बीच में आए बेटा वहां पे तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा समास है बेटा कर्मधारय समास। चलिए कर्मधारय समास पढ़ते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी बेटा उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु इसके दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है। अब उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य क्या होता है बेटा, उपमेय उपमान मतलब दो चीजों की तुलना करना, एक की जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। विशेषण विशेष्य, विशेष्य जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाती है उसे बेटा विशेषण कहा जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि जो मुख कितना सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है, उसे क्या कह दिया गया, उसे इन्होंने चंद्रमुख कह दिया गया। ठीक है, यदि विग्रह है तो आप पहचान लेंगे के समान से, है जो के समान, ये इसके क्या होते हैं, इसके सिंबल होते हैं जिनसे विग्रह को पहचाना जाता है बेटा। समास विग्रह को पहचाना जाता है, कर्मधारय सब समास के विग्रह को ऐसे ही पहचाना जाता है, उनकी विभक्तियों को पहचान। तो देखिए चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यानी कि मुख कैसा सुंदर था, चंद्रमा के समान सुंदर था। ये इसमें चंद्र क्या हो गया बेटा, चंद्र हो गया उपमेय। ठीक है, चंद्र हो गया बेटा उपमान, उपमान। ठीक है, और मुख क्या हो गया, उपमेय, क्योंकि मुख की तुलना किससे की गई, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई। वैसे देखिए मुख की विशेषता बता दी गई, मुख की विशेषता बताने के लिए क्या कर दिया, चंद्रमा के समान मुख को बता दिया कि उसका मुख कितना सुंदर है कि चंद्रमा के समान लगता है। ऐसे ही महाकवि, महान है जो कवि, यानी कि जितने भी कवि है जो सबसे महान है उस कवि को क्या कह दिया गया, महाकवि। वैसे ही चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल मतलब कोमल, कमल से यहाँ बेटा कोमल और सुंदरता से लिया गया, इतने सुंदर और इतने कोमल चरण जो कमल के समान थे। ठीक है बेटा, जब भी आपको जहां विशेषता होती हो या एक चीज की
या फिर एक चीज की तुलना की जा रही हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। ऐसे आपने चंद्रमुख में देखा, विशेषता भी बताई जा रही थी और मुख की तुलना की जा रही थी चंद्रमा से। अब देखिए कमल की तुलना किससे की जा रही है, या चरण की तुलना कमल से की जा रही है, चरणों को कमल बता दिया गया, चरण कमल, ठीक है, यानी कि कमल के समान चरण, कोमल है, सुंदर है। तो यहाँ विशेषता भी बता दी गई और उपमेय उपमान भी बता दिया गया। तो ये कौन सा समास हो जाएगा बेटा, कर्मधारय समास। तो फिर से देखते हैं, वह समास जिसका पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो। गौण मतलब उसका कम महत्व है उत्तर पद की अपेक्षा। पूर्व पद और उत्तर पद बेटा मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखिए इसमें चंद्र पूर्व पद है, मुख उत्तर पद है, महा पूर्व पद है, कवि उत्तर पद है, चरण पूर्व पद और कमल उत्तर पद। किंतु इसके दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान का संबंध हो, ये देखिए चंद्रमा के समान, जहां एक का दूसरे से तुलना की जा रही हो, विशेषण विशेष्य हो, जहां एक की विशेषता बताई जा रही है दूसरे को लेके, तो वहां जब ये संबंध पाया जाए तो वहां कौन सा समास होता है बेटा, कर्मधारय समास। आगे देखते हैं बेटा, चौथे नंबर का है आपका द्विगु समास। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास होता है। बेटा द्विगु का अर्थ देख लीजिए पहले, ये है आपका द्विगु। इसका अर्थ होता है, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का अर्थ दो से लिया गया है, और गु का मतलब गाय से, गाय, यानी कि दो गायों का समाहार। अब आप देखिए बेटा, दुई मतलब दो, और ये क्या कर रहा है, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, और दो क्या है बेटा, संख्यावाचक, तो वहां द्विगु समास होता है। आपकी पहचान का सबसे साधारण सा तरीका ये, सबसे साधारण तरीका, कि जब भी आपको कोई पहला पद संख्यावाचक मिले, कोई भी संख्यावाचक, ऐसा नहीं तीन ही, चार हो, पांच हो, 10 हो, 8 हो, वो संख्यावाचक पद मिले तो वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो बेटा वहां द्विगु समास होता है। जैसे देखिए तिराहा, तीन राहों का समूह, यानी कि एक राह इधर से आई, एक राह इधर से आई, एक इधर को गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा तिराहा, यानी कि तीन राहों का समूह। त्रिवेदी, तीन वेदों को जानने वाला, यानी कि जिसे तीन वेदों का ज्ञान है वो त्रिवेदी। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह। ऐसे ही चौपाया, चौराहा, चार गुण, चौगुना, इन सब में द्विगुण, इन सब में बेटा जिसमें भी पहला पद आपको संख्यावाचक मिले वो कौन सा समास होगा, वो होगा द्विगु समास। ये देखिए ती राहा, पहला पद संख्यावाचक है तीन, इसमें भी त्रिवेदी पहला शब्द संख्यावाचक है तीन, इसमें भी त्रिमूर्ति पहला शब्द संख्यावाचक है तीन, और जिसमें पहला पद संख्यावाचक है वो कौन सा होता है, द्विगु समास। चलिए द्वंद्व समास, पांचवा समास कौन सा है बेटा, द्वंद्व समास। जैसे देखिए नाम से ही देखिए द्वंद्व हो रहा है, मतलब युद्ध हो रहा है, ठीक है, जिस समास में आपको एक दूसरे का विलोम पाया जाए, ठीक है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और पूरक पाए जाए, तो वहां कौन सा समास होता है बेटा, द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व हमेशा बराबर के लोगों में ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें ना तो पहला पद गौण होता है ना उत्तर पद गौण होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व दो बराबर के लोगों के बीच में होते हैं, इसलिए दो, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों में पूरक का संबंध होता है, मतलब ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, दोनों समान होते हैं, एक के बिना दूसरे का काम भी नहीं चलता है, ऐसे ऐसे पूरक एक दूसरे के, या विलोम का संबंध पाया जाता है, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। तो समझ गए, द्वंद्व मतलब युद्ध, आप याद रखना, आपके आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, ये एक टेक्निक है, केवल याद रखनी। द्वंद्व मतलब आप युद्ध से ले सकते हैं, जहां दो समान लोगों का आपस में युद्ध हो रहा हो, वह कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। वह समास जिसके दोनों पद क्या हो, दोनों पद ही प्रधान हो, दोनों पदों में पूरक का संबंध हो, जैसे देखिए माता पिता, ना तो आपका माता के बिना काम चलेगा ना पिता के बिना चलेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे देखिए दिन रात, ना आपका दिन के बिना काम चलेगा ना रात के बिना काम चलेगा। वैसे ही जन्म मरण, ना जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। अब देखिए दूसरा देखते, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, जरूरी है, प्राकृतिक रूल है, जरूरी है। विलोम या विलोम का संबंध हो, देखिए माता स्त्रीलिंग है बेटा, पिता आपका पुल्लिंग है, विलोम शब्द है, रात में अंधेरा होता है दिन में उजाला होता है, जन्म व्यक्ति जन्म लेता है संसार में आता है, मरण मतलब इस संसार से चला जाता है, विलोम का संबंध होता है, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जब भी आपको बेटा द्वंद्व समास आए, एक तो विलोम का संबंध होता है, दूसरा एक दूसरे के पूरक होते हैं, तीसरा दोनों पद प्रधान होता है। यदि आपको ये बात भी आप भूल जाए तो आपको ये वाला चिन्ह देखना है, योजक चिन्ह,
ये बीच में लगा होगा, ये समान चीजों के बीच में लगा होता है, ठीक है, याद रखना। और आपसे कहा जाए माता और पिता का विग्रह करो, या ऐसे ही दो शब्द दे दिया जाए उनका विग्रह करो, तो आप क्या करोगे, माता और पिता, रात और दिन, जन्म और मृत्यु, और आप बीच में लगा देंगे। ये देखिए बेटा, और में इसमें एक मात्रा कम है, हम पूरी कर देते हैं, और ठीक है। चलिए, आपका अगला समास है बेटा बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद गौण हो, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद गौण हो और कोई तीसरा पद ही प्रधान होता हो बेटा, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, देखिए बेटा, आप सोचोगे कि दशानन, आपने जब संख्यावाचक यानी कि द्विगु समास पढ़ा था, उसमें बताया था पहले पहला शब्द आपका कैसा होगा, संख्यावाचक होगा, रही तो इसमें भी बहुब्रीहि में भी आ रहा है। लेकिन बेटा यदि एग्जाम में दशानन आएगा तो उसमें लिखा आएगा जिसके 10 हैं आनन, आनन यानी कि मुख, अर्थात रावण, रावण के 10 सर थे। तो यहाँ पे जो प्रधान है वो क्या है, तीसरा पद है बेटा रावण। ना तो यहाँ पे 10 प्रधान है, यहाँ पे आनंद, ना तो यहाँ पे संख्या प्रधान है, और ना यहाँ पे क्या प्रधान है, मुख प्रधान है। यहाँ पे प्रधान क्या है, रावण। ऐसे ही नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश जी। बहुब्रीहि समास में अधिकतर देखने के लिए बेटा भगवान से संबंधित जो नेम होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपने इस समास में क्या पढ़ा, जिस समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और पद, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये देखिए 10 आनंद, 10 में पूर्व पद आनंद उत्तर पद, नील पूर्व पद, कंठ उत्तर पद, लंबो पूर्व पद और उदर उत्तरखंड उत्तर पद। तो ऐसे ही बेटा, और इसमें जो भूमिका निभा रहा है, प्रधान भूमिका निभा रहा है वो कौन सा बेटा, गणेश, शिव और रावण। तो इस तरह से बेटा आपका बहुब्रीहि समास भी हो गया। हमने आपके समास की वीडियो कंप्लीट कर दिया। यदि आपको समास की वीडियो से संबंधित कोई डाउट है तो बेटा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी जो कमेंट का जो उत्तर है वो अवश्य देंगे बेटा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको समय पर मिले। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में।